आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो है आरआरबी एएलपी का, जो कि 29 नवंबर 2024 को ये पेपर हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें क्वांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं 2025 में आरआरबी द्वारा होने वाले हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी जो दिया है वो ई एफ के बराबर है, बी सी जो है वो डी एफ के बराबर है और सी ए जो है वो डी ई के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा निम्न में से। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो तीनों भुजाएं हैं वो संगत तीनों भुजाओं के बराबर दिया है। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होने की शर्तें दे दिया गया है कि भुजा भुजा भुजा, यानी कि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की अगर संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम कहलाते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन के थ्रू। तो देख लेते हैं कि ए बी किस में ई एफ के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे बी ए लिखा है, तो यानी कि ए बी का उल्टा है, तो ये भी क्या होना चाहिए? ई एफ का उल्टा, यानी कि एफ ई होना चाहिए। तो यहाँ पे एफ डी दिया है, तो ये आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा चेक कर लेते हैं हम। तो देखिए डी ई दिया है, तो डी ई किसके बराबर है? तो सी ए के बराबर है। तो सी ए का अगर हम करेंगे तो ये यहाँ पे बी सी के बराबर दिया है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया है कि ए बी जो है वो किसके बराबर है? डी ई के बराबर है। तो चेक कर लेते हैं, तो ए बी किसके बराबर है? ई एफ के बराबर है, तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4, ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू से 30% अधिक दक्ष है, वे एक साथ किसी कार्य को करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे जिसे पी अकेले 30 दिन में कर सकता है। तो देखिए, इसकी इफिशियंसी का रेशियो आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि पी जो है वो क्यू से 30% अधिक दक्ष है, यानी कि क्यू का अगर मैं 100 मान लेता हूँ इफिशियंसी, तो पी की क्या हो जाएगी? इससे 30% अधिक, यानी कि 130 हो जाएगी। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ से पी और क्यू की इफिशियंसी का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा? तो वो निकल के आ जाएगा 13:10। आपको क्वेश्चन में दिया कि पी अकेले 23 दिनों में कर सकता है। तो देखिए, पी की इफिशियंसी है 13 और 13 इफिशियंसी से 23 दिनों में कार्य करेगा, तो टोटल कार्य क्या निकल के आ जाएगा? 13 गुणे 23, ये टोटल कार्य निकल के आ जाएगा। अब कह रहा है कि वे एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो एक साथ इनकी इफिशियंसी क्या निकल के आ जाएगी? तो 13 + 10 हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगी। और बस क्या करेंगे हम? 23 से भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो देखिए, ये दोनों 23 से 23 कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 13 बचेगा, यानी दोनों मिलकर पूरे कार्य को 13 दिन में कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेक्षण 4, 14, 11, 8, 7, 8, 9, 12, 4 और 6 की माध्यिका ज्ञात करिए। तो देखिए, माध्यिका निकालने के लिए दो सूत्र होते हैं। एक होता है कि जब पदों की संख्या विषम हो, और दूसरा होता है जब पदों की संख्या सम हो। तो अगर n पदों की संख्या विषम है तो उसमें सिर्फ एक जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 वहाँ अगर पद कर दें तो ये क्या हो जाता है? माध्यिका निकल के आ जाती है जब पदों की संख्या विषम हो। और अगर पदों की संख्या सम हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 वहाँ पद और प्लस हो जाता है n/2 और +1 वहाँ पद और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि पदों की संख्या कितनी है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ से पदों की संख्या निकल के आ गई 10, यानी n की वैल्यू क्या दे दिया है? 10 दे दिया है, जो कि सम है। तो जब सम आ गया तो हम इस वाले फॉर्मूले पर रख देंगे। तो n की वैल्यू 10 रखेंगे तो 10/2 यानी कि 5वां पद, और 10/2 + 1 यानी कि 6वां पद। अब इन दोनों को जोड़ के और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? हम 2 कर देंगे। तो अब देखिए 5वां पद और 6वां पद निकालेंगे कैसे? तो जो भी आपको आंकड़े दिए हैं इनको या तो अवरोही क्रम में लिख लीजिए या तो अवरोही क्रम में लिख लीजिए। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो देखिए सबसे पहले 4 आएगा, फिर एक और 4 है तो ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा, फिर 6 है तो तीसरे नंबर पे, फिर 7 है तो चौथे नंबर पे, फिर 8 है तो 5वें नंबर पे, फिर उसके बाद 8 है तो 6वें नंबर पे। यानी 5वें और 6वें नंबर पे क्या है? तो 8 है। तो 8 + 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 8 16, 16 में 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 निकल के आ जाएगा। यानी कि इन आंकड़ों की माध्यिका क्या निकल के आ गई? 8, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करिए। तो देखिए, व्यंजक आपको दिया, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो माइनस दोनों साइड है तो क्या हो जाएगा? माइनस हट जाएगा। 6 से 12 में भाग करेंगे तो 2 बढ़ जाएगा,
यानी ये निकल के आ जाएगा -4 और प्लस में 2 आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो ये माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 घट जाएगा तो 2, यानी -2 इसका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उमेश रुचि से 250 चॉकलेट में से 100 चॉकलेट लेता है। उमेश अपनी चॉकलेट का 20% सलाका को और 35% मैरी को देता है। फिर से रुचि अपनी बची हुई चॉकलेट का 50% उमेश को देती है। अंत में उमेश के पास कितनी चॉकलेट बची हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, रुचि के पास 250 चॉकलेट थी, तो ये 250 चॉकलेट मैं लिख लेता हूँ। उसने उमेश को, तो मान लीजिए ये हो गया उमेश, और उमेश को कितनी चॉकलेट दे रही है, तो 100 चॉकलेट दे रही है उमेश को, तो ये 100 चॉकलेट उमेश ले रहा है। आगे कह रहा है कि सलाका को क्या कर दे रहा है, 20% दे रहा है। तो उसके पास 100 चॉकलेट है, 20% दे दिया तो 100 का 20% क्या होता है, 20, यानी 20 चॉकलेट उसने सलाका को दे दिया। और मैरी को क्या कर रहा है कि मैरी को दे रहा है 35%, तो मैरी को कितना देगा, तो 100 का 35% कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। तो टोटल कितनी चॉकलेट दे दी, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 20 में 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, यानी उसने 55 चॉकलेट दे दी। तो अब उसके पास बचा कितना, तो 55 इसमें से घटा देंगे 100 में से, तो अब उमेश के पास 45 चॉकलेट बचा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर से रुचि जो है वो अपनी बची हुई चॉकलेट का 50%, तो अगर रुचि ने 100 उमेश को दे दिया है, तो अब रुचि के पास कितना बचा, तो 150 चॉकलेट बचा। इसका 50%, तो 50% क्या होता है, आधा होता है, तो 150 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो देखिए, उस समय उसके पास 45 चॉकलेट है और रुचि ने फिर से 75 चॉकलेट दे दिया, तो अब उसके पास कितने चॉकलेट रह गए, तो 5 5 10, एक कैरी हो जाएगा, 7 4 11 और 1 12, यानी 120 चॉकलेट अब उसके पास बचे होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल क्रिकेट टीम के 9 सदस्यों का वजन किलोग्राम में 50, 63, x 62, 64, 48, 51, 55 और 48 है। यदि औसत वजन 56 किलोग्राम है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए, औसत निकालने का जो बेसिक फार्मूला होता है वो ये होता है कि सारे पदों को जोड़ दें और जितने भी पद हैं उनकी संख्या से अगर हम भाग कर दें तो औसत निकल के आ जाएगा। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे। हम किस तरीके से करेंगे, तो पहले हम आंकड़ों को लिख लेते हैं। ये हमने आंकड़ों को लिख लिया। अब इसका औसत वजन आपको दिया है 56 है, तो हम क्या करेंगे कि जितने भी आंकड़े दिए हैं उन सबको कंपेयर करेंगे कि ये 56 से कितना कम है या अधिक है। तो सबसे पहले वाले को अगर चेक करें तो 50 कितना कम है, तो 6 कम है, तो -6 लिख देंगे। 63 कितना अधिक है, तो 4 और 3 7 अधिक है, तो 7 लिख देंगे, x को छोड़ देते हैं। 62 कितना अधिक है, तो 6 अधिक है, तो 6 लिख देंगे प्लस में। 64 कितना अधिक है, तो 4 और 4 8 अधिक है, तो प्लस में 8 लिख देंगे। 48 कितना कम है, तो 2 करेंगे तो 50 और 6, यानी कि 8 कम है, तो ये 8 लिख देंगे। 51 कितना कम है, तो ये 5 कम है, तो -5। 55 कितना कम है, तो 1 है, तो -1, और 48 फिर से, तो -8 लिख देंगे। अब जो कंपेयर करने के बाद से ये आंकड़े आए हैं, इनको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो ये देखिए, -8 से +8 कट जाएगा, देखिए +6 से -6 कट जाएगा। तो देखिए, अब इधर बचा 7 और इधर क्या बचा, तो इन सबको जोड़ लेते हैं। तो 8 और 1 9 और 9 और 5 14, यानी -14 हो जाएगा। और बस इसमें 7 प्लस कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, -7 निकल के आ जाएगा। यानी कि जो नेट चेंज आ रहा है वो -7 आ रहा है। अब ये जो -7 आ रहा है, अब देखिए हमने माना तो 56 था, लेकिन माइनस में 7 आ रहा है, यानी किसको 0 आना चाहिए था। यानी किस वैल्यू को अगर हम लेके आएंगे जिसमें अगर -7 जोड़ेंगे तो 56 के बराबर होगा। तो बस क्या करेंगे, 56 में 7 जोड़ देंगे। तो जैसे ही 56 में 7 जोड़ेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो 7 6 13 और 5 1 6, यानी कि 63 निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो 63 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संख्याओं 310, 208 और 180 का महत्तम समापवर्त यानी HCF क्या होगा। तो हम ऑप्शन से डायरेक्ट चेक करेंगे तो HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को विभाजित कर देगी। तो सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो 8 से चेक कर लेते हैं। तो देखिए, 8 से विभाजितता का नियम मैं बता चुका हूँ कि इकाई, दहाई और सैकड़े से बड़ी संख्या अगर 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो 310 8 से विभाजित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 से चेक कर लेते हैं, तो इकाई दहाई के स्थान पे 10 है और 10 में 4 से भाग करेंगे तो ये विभाजित नहीं होगा, तो 4 भी नहीं होगा। 6 से चेक कर लेते हैं, तो 6 से विभाजित अगर ये नियम कहता है कि जो संख्या 3 और 2 दोनों से विभाजित है वो 6 से भी विभाजित होगी। तो 3 से अगर चेक करेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, यानी 310 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4, जिसमें 2 दिया है, तो इनका महत्तम समापवर्त 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करिए। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो 4 से 8 में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो -6, और ये हो जाएगा 16। तो 16 + 2 - 6, तो 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 में से 6 घटाएंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कालीन की आपूर्ति का ऑर्डर दिया गया था जिसकी चौड़ाई 6 मीटर थी और जिसकी लंबाई चौड़ाई की 1.44 गुनी थी। उस कालीन का मूल्य कितना होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई पहले कालीन से क्रमशः 40% और 25% अधिक है। कालीन का मूल्य आपको दिया है कि 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई में 40% की वृद्धि करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि पहले अगर लंबाई 100 रही होगी तो अब 40% की वृद्धि करने के बाद कितनी हो जा रही है 140। चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि पहले अगर चौड़ाई 100 थी तो अब कितनी हो जा रही है 125 हो जा रही है। इसको सिंप्लीफाई करके क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, इसको 25 से कट करेंगे तो 25 × 5 = 125, और ये हो जाएगा 25 × 4 = 100। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 2 से कट करेंगे तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, ये 2 × 7 = 14 हो जाएगा। यानी कि पहले अगर क्षेत्रफल 5 × 20 था तो अब कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 हो जा रहा है। यानी कितने गुना अधिक हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 35 में 20 से भाग कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 × 7 = 35 हो जाएगा, और 5 × 20। अब हम क्या करते हैं कि पहले वाले कालीन का क्या निकाल देते हैं, क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो चौड़ाई दिया है 6 और लंबाई जो कह रहा है कि इसका 1.44 गुना है। तो 6 का 1.44 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 4 = 24, 2 कैरी हो जाएगा, 6 × 4 = 24 और 2 26 हो जाएगा, फिर 2 6 में 6 और 2 8, यानी ये इसकी लंबाई निकल के आ गई 8.64। तो क्षेत्रफल क्या निकल के आ जाएगा, तो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 6 × 8.64, ये पहले क्षेत्रफल निकल के आ गया। तो अब बढ़ने के बाद से क्षेत्रफल आपको बताना है। तो बढ़ने के बाद से क्षेत्रफल बस इसी का क्या करेंगे हम 7/4 गुना करेंगे, और इसमें आपको क्वेश्चन में दिया 45 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से, तो बस 45 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसका गुणा करना थोड़ा सा कठिन है, तो हम क्या कर लेते हैं डिविजिबिलिटी से चेक कर लेते हैं कि क्या हम करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए इसमें एक फैक्टर आ रहा है 7, तो हम चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन 7 से विभाजित हो रहा है। तो पहले वाले को अगर चेक करें तो 7 × 6 = 42, 14 7 दूना के 14, 2 21, ये नहीं कटेगा तो पहला वाला नहीं होगा। दूसरे वाले को देखते हैं 7 × 5 = 35, 1 14 कट जाएगा, 26 26 नहीं कटेगा तो ये भी नहीं हो पाएगा। चौथे वाले को चेक कर लेते हैं तो 7 × 5 = 35, 3 36 35, 1 18, 14 4 48, ये भी नहीं कटेगा। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 ही बचा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे 7 × 5 = 35, 5 58 हो जाएगा, 7 × 8 = 56, 2 22, 21 14 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये 7 से विभाजित है, तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है रुपये 1280 पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो 5% के हिसाब से 3 वर्ष का रेट कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा, और 1280 का क्या निकाल देंगे हम 15%, यानी कि 15/100 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, इसको 2 से कट करेंगे तो 64 दूना के 128 होता है, 5 से कट करेंगे तो ये 5 × 3 = 15 हो जाएगा, और 64 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, 4 × 3 = 12, यानी कि 180 और +12 192 हो जाएगा। तो यानी 192 रुपया क्या निकल के आ जाएगा, इसका साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आलेख में एक कक्षा के 5 विद्यार्थियों की लंबाई को दर्शाया गया है। अमित राहुल ये विद्यार्थियों के नाम है, इनकी लंबाई सेंटीमीटर में ये दिया है। आपसे पूछ रहा है कि अमित की लंबाई और राहुल की लंबाई के बीच में क्रमशः अनुपात कितना है। तो अमित की लंबाई कितनी है 140 है, और राहुल की लंबाई कितनी है, तो राहुल की लंबाई है 160 है। तो 140 अनुपात 160 कर देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 7 बार, और इसको करेंगे तो 8 बार, यानी 7:8 इनकी लंबाई का रेशियो निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। 1 - sin स्क्वायर थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 - sin थीटा, फिर अगले ब्रैकेट में 1 + sin थीटा, फिर अगले ब्रैकेट में 1 + cot स्क्वायर थीटा, इसका मान किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पे 2 फार्मूले यूज होंगे, इनको मैं लिख लेता हूँ। पहला फार्मूला ये यूज होगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है आपका sec स्क्वायर थीटा के, तो ये यूज होगा। एक और यूज होगा फार्मूला कि tan थीटा को मैं बता भी चुका हूँ कि tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा और डिवाइडेड बाई cos थीटा लिख सकता हूँ।
और एक और फार्मूला होता है कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए, अगर इस सेक को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 - सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, -tan स्क्वायर थीटा के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -tan स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा। अब देखिए 1 - साइन थीटा और ये 1 + साइन थीटा है, तो एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b, तो ये a² - b² का फॉर्मूला हो जाएगा। तो a² - b² करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हमें पता है कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से इसकी वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों वैल्यू प्लस में है और ये माइनस में है, तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। और ऑप्शन को अगर ध्यानपूर्वक देखें तो माइनस में ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और इस कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा -1, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a/b बराबर 3/2 और b/c बराबर 4/5, तो a/b/c का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे b की वैल्यू 2 है और यहाँ पे b की वैल्यू 4 है। इन दोनों को क्या करेंगे, हम बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूना के 4। और इधर क्या है, तो 4/5 दिया ही है, तो क्या हो जाएगा, ये a की वैल्यू हो जाएगी, ये b की, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। यही क्या हो जाएगा, a/b/c की वैल्यू हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो एक और तरीका ये है कि आप लिख लीजिए a, b और c लिख लीजिए। a b के बीच में अनुपात दिया है 3/2, तो लिख लीजिए 3/2। और b और c के बीच में अनुपात दिया है 4/5, तो इसको भी लिख लीजिए। बाकी जो खाली जगह है उनकी बगल वाली वैल्यू से भर दीजिए, तो ये 2 हो जाएगा और ये है 4 हो जाएगा। अब इनका गुणा कर दीजिए, तो 4 तक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। ये इनके बीच में अनुपात निकल के आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 से कट कर देंगे तीनों वैल्यू को, तो 2 6 12 हो जाएगा, 4 बार ये जाएगा, 5 बार ये, तो यहाँ से भी 6/4/5 निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक दीवार को 10 दिन में बना सकती हैं। 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी दीवार को 14 दिन में बना सकती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 महिलाएं और 1 पुरुष मिलकर इसे बनाने में कितना समय लेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं कि पुरुष और महिलाओं की इफिशियंसी का रेशियो हम निकाल देते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 8 पुरुष, तो पुरुष को मैं एम मेल मान लेता हूँ और महिलाओं को फीमेल, यानी कि 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर लेती हैं, तो ये 10 दिन में। इसी काम को 6 पुरुष और कितनी 8 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं, तो ये 14 दिन में कर रही हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 से कट करेंगे तो ये 5 बार, इसको कट करेंगे तो ये 7 बार हो जाएगा। इस 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 8 × 5 = 40 और 7 × 6 = 42। इधर 42 आ रहा है, इधर 40 आ रहा है, तो कितने हो जाएंगे, 2 मेल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 12 × 5 = 60 हो जाएगा और 8 × 7 = 56। 60 में से 56 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 फीमेल हो जाएगा। यहाँ से मेल और फीमेल इनकी इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ गया 2/1, यानी कि अगर मेल की इफिशियंसी 2 है तो फीमेल की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इन दोनों में से किसी में भी रख के टोटल वर्क निकाल देते हैं, तो टोटल वर्क क्या निकल के आ जाएगा, तो एम की जगह पे 2 रख दीजिए और फीमेल एफ की जगह पे 1 रख दीजिए। तो ये 8 दूना के 16, 16 में 12 जोड़ेंगे तो 16 × 2 = 18, 10 28 हो जाएगा, और 28 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 280, यानी ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब ये किन लोगों से कराना है, तो 2 महिलाएं, तो महिला की इफिशियंसी 1 है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और पुरुष की इफिशियंसी कितनी है, तो 2 है, तो 1 पुरुष से करानी है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस इसको 4 से भाग कर देंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो 28 कितनी बार जाएगा, 7। 7 में 10 का गुणा करेंगे तो 70 दिन में क्या हो जाएगा, वो उस पूरे कार्य को कर लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम गलत वजन का प्रयोग करता है। तो पूछा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए, दे रहा है वो लोगों को कि 1000 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम दे रहा है, लेकिन उसको पता है कि वो एक्चुअल में दे कितना रहा है, तो 900 ग्राम दे रहा है, यानी कि 100 ग्राम का क्या हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है।
कितना उसकी जेब से जा रहा है, तो 900 ग्राम उसकी जेब से जा रहा है। प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, और हमें पता है कि 1/9 की जो प्रतिशत वैल्यू होती है वो 11 से 1/9 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमित एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदता है। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,500 रुपये का भुगतान किया हो तो पूछ रहा है कि उसका अंकित मूल्य कितना होगा। तो देखिए 25% के फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 होती है, यानी कि अगर उसका अंकित मूल्य 4 था तो उसमें 1 की छूट के बाद से 3 रुपये में लिया, तो इसे 3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो वो दिया है 28,500 दिया है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए भाग कर देंगे 3 से। तो 3 9 27, 1 15, 3 5 15, यानी कि 9500 क्या हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई। और आपसे पूछ कितना रहा है, तो 4 की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि अंकित मूल्य 4 हमने माना है। तो बस क्या करेंगे, 4 की वैल्यू निकालने के लिए इस 9500 में 4 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। देखिए 0 हो जाएगा, 5 चौको 20, 2 हो जाएगा, 9 चौको 36 और 2 38, यानी 38,000 क्या हो जाएगा, उसका अंकित मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर जो प्राप्त संख्या है इनका योग 99 है। यदि संख्या के अंकों में से 7 का अंतर है तो कह रहा है कि वह 2 अंकों वाली संख्या कौन सी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आए तो हमेशा ऑप्शन से करने की कोशिश करिए, क्योंकि ऑप्शन से अगर आप करेंगे तो बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप लगाने बैठ जाएं तो एज कम्पेयर टू ऑप्शन ज़्यादा समय लग जाएगा। तो देखिए मैं ऑप्शन से करता हूँ। तो कह रहा है कि संख्या और उसके अंकों को पलटने के बाद से योग 99 आना चाहिए। तो देखिए अगर हम चौथे वाले ऑप्शन से चेक करें तो देखिए 29 है, पलटने के बाद से 92 हो जाएगा, 92 में 29 जोड़ेंगे तो 99 से अधिक हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 19 करेंगे तो 19 को अगर पलटेंगे तो 91 हो जाएगा, 91 में 19 जोड़ेंगे तो ये 99 से अधिक चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 92 को अभी मैंने चेक किया है, क्योंकि 29 को पलटने के बाद 92 ही प्राप्त होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है 81, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 81 को पलटने के बाद 18 आएगा और 81 में 18 जोड़ेंगे तो 99 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो पहले मैं चित्र बना लेता हूँ। तो देखिए मैंने समचतुर्भुज का चित्र बना लिया है। समचतुर्भुज की खासियत क्या होती है कि इसमें चारों जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और आपस में समानांतर होती हैं, ठीक है। अब इनके जो विकर्ण हैं उनकी लंबाई दिया है कि 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए समचतुर्भुज की एक खासियत होती है कि जो इसके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो इसकी लंबाई होगी वहीं इसकी लंबाई होगी, और जो इसकी लंबाई होगी वो इसकी लंबाई होगी। समचतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करने के साथ साथ एक दूसरे को 90 अंश के कोण पे काटते हैं, यानी कि ये जो कोण बनेगा वो 90 अंश का कोण बनेगा। तो देखिए अगर इस विकर्ण की लंबाई 8 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इस विकर्ण की लंबाई अगर 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में देखिए आधार और लंब दिया है, तो कर्ण का मान निकालना है, तो क्या होता है, ट्रिपलेट हमने पढ़ा है कि 3 4 और 5 होता है। तो यहाँ से उसकी भुजा समचतुर्भुज की 5 निकल के आ गई। और आपसे पूछ रहा है कि समचतुर्भुज का परिमाप, तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो देखिए अगर एक भुजा 5 है और सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो सभी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो क्या करेंगे, हम सीधे 5 में 4 का गुणा कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर क्या निकल के आ जाएगा इसका परिमाप, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समान लंबाई की 2 ट्रेन जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं एक दूसरे को पार करने में 50 सेकंड का समय लेती हैं, जबकि वे एक ही दिशा में चल रही हैं। कह रहा है कि यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही होती तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल देते हैं कि जो दोनों ट्रेन हैं उनकी लंबाई कितनी है उसको हम निकाल देते हैं। तो दोनों ट्रेन की लंबाई को अगर मैं डी से मानता हूँ तो डी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो वो निकल के आ जाएगी। तो देखिए स्पीड दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो जब भी दो चीज़ें एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी नेट स्पीड जो होती है उनके अंतर के बराबर होती है। तो 60 और 40 का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। और समय कितना लग रहा है उनको पार करने में, तो 50। तो 50 का क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो देखिए ये निकल के आ गई उसकी दूरी। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वे विपरीत दिशा में चलें तो उन्हें पार करने में कितना समय लगा। तो इस टोटल दूरी को विपरीत दिशा में चलने का मतलब क्या है कि जो उनकी स्पीड है वो जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या रही हैं, विपरीत चल रही हैं। तो 60 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो देखिए ऊपर भी 5/18 है, नीचे भी 5/18, तो 5/18 से 5/18 कट जाएगा।
50 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार, और 2 से भाग करेंगे 20 में तो कितना हो जाएगा 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में वो एक दूसरे को क्या करेंगी, पार करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 का 80% 25 के 4/5 से कितना अधिक है। तो 40 का 80% हम निकाल देंगे तो 40 गुणे हो जाएगा 80 और बटा 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट जाएंगे, 4 में 8 का गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा। 25 का 4/5 तो 25 गुणे 4/5 हो जाएगा। 5 से कट करेंगे तो 5 बढ़ जाएगा, 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 32 20 से कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। इसका मतलब जो इसका आंसर हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। तो देखिए, इसको सरल करने का जो बेसिक तरीका होता है वो ये होता है कि ये 10,000 के करीब है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10,000 और -9 लिख सकता हूँ। और इसको क्या लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ 10,000 और +9 लिख सकता हूँ। अब देखिए, ये एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b है, तो ये a² - b² का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसे 10,000 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 जीरो हैं, स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे, 8। तो लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। अब इसमें से 81 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 हो जाएगा, फिर ये 9 9 9 9 9 9, तो कितने 9 हो जाएंगे, तो 3 3 6 9 हो जाएंगे। तो देख लेते हैं 6 9 के बाद से 19 किस में है। तो देखिए, ये तो नहीं होगा, इसमें 3 और 2 5, ये भी नहीं होगा। इसमें कितने हैं, तो 3, इसमें पूरा 9 9 है, तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 29 नवंबर 2024 को एलपी का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके डिस्कस कर लिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।